ऑल ऑफ यू। आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है हमारे इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि रिएक्शन असल कहते किसे हैं और रिएक्शन होते कैसे कैसे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को आपके स्क्रीन पर लाने की कोशिश की है। और इसे आप देख के समझेंगे कि रिएक्शन जो है ऐसा भी होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाता। ऐसी हालत में इस रिएक्शन का हम नाम क्या देंगे? तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसको आप जानते भी हैं और सुना भी होगा। आज इसी के तहत हम आपके सामने हैं और हम बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर रिलीज होता है। बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये बेस है। जनरली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेस। एक्सेप्शन में आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को रख सकते हैं, वो एम्फोटेरिक होता है। HCl जो है एसिड है, तो ये सॉल्ट और वाटर आपका बना। और ये रिएक्शन जो है क्योंकि एसिड बेस हिस्सा ले रहा है तो इसका स्पेशल नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन देखिए यहाँ जो डायरेक्शन इसका दिखाया जा रहा है वो यूनी डायरेक्शनल दिखाया जा रहा है। यूनी डायरेक्शनल, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये जब यूनी डायरेक्शनल है तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं हो सकता। और इक्विलिब्रियम का मतलब उर्दू में अगर कहें तो मसावात होता है। मसावात का मतलब ये होता है कि अगर ए की बात की जाए वो बी में कन्वर्ट हो जाए और बी जो है फिर से ए बना ले, यानी कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। इनके रेट अलग अलग हो सकते हैं जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अलग से पढ़ेंगे। तो इसको हम जब देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें हमारे घर आएंगे। फिलहाल अभी क्या है कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है ए में। अब इस रिप्रेजेंटेशन से हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर सकते। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही लिया है और हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब क्योंकि ये बाइप्रोटिक एसिड है और ये मोनोहाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है देने वाला है, इसलिए हमने इसके पीछे 2 लगाया है और ये सोडियम सल्फेट बनेगा, जिसको हम लोग ग्लोबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ वाटर बनेगा, लेकिन वाटर की क्वांटिटी कितनी बनेगी? वाटर की क्वांटिटी भी 2 मोल बनेगी और ये भी रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है AgNO3 और ये हमारा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए ये सोडियम क्लोराइड जो है एक व्हाइट पीपीटी बन के आता है, आप इसको लिख सकते हैं। और ये आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा, तो ये पीपीटी रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है। अब पीपीटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल एक्सचेंज होता है बाबू। डबल एक्सचेंज किसको कहते हैं? ये इसका निगेटिव है और ये इसका निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। देखिए दोनों ने एक्सचेंज मैरिज कर लिया, इसके निगेटिव को इसने ले लिया, इसने इसके निगेटिव को ले लिया, तो इसको हम एक्सचेंज कहते हैं। और जहां एक्सचेंज होता है तो इसमें न लॉस होता है न गेन होता है। इस सभी रिएक्शन में लॉस और गेन आप नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ आइए, इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते हैं, लेके 12 सरदार का नाम, वहां फिर हम डिस्कस करेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनता है और यहां से वाटर निकलता है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को जो है जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का रिडॉक्स पोटेंशियल 0 होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ये बातें हमारे समझ में भी आएंगी और वहां हम देखेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिंक के जरिए हो रहा है, तो इसका भी एक स्पेशल नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन है, इसका भी एक स्पेशल नाम है पीपीटी रिएक्शन, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका भी जो है एक नाम है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। अब यहाँ जिंक देखिए, तो जिंक हाईली सेंसिटिव है और कॉपर उससे लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ ZnSO4 बनेगा। और यहाँ देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसे भी आप टिक कर सकते हैं। यहाँ अब हम दूसरा रिएक्शन जो लिखने जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये HCl बन रहा है, और ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब एक नोट में आप लिख सकते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके लिए थोड़ा एक एडिशनल हो जाएगा, यानी कि जनरली जो रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स ही होते हैं। तो ये भी एक रिडॉक्स का एग्जांपल है। आइए, अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, ये देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां मैं साइड में लिख देता हूं। अब ये सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी रिएक्शन जो हमारा रिडॉक्स ही होगा, आप इसे लिख सकते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां कहीं भी हो, ये रिडॉक्स का एग्जांपल है। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं हो सकता। यहां देखिए ये भी आपके पास रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि इसमें डबल एक्सचेंज होता है, और यहां भी आपके पास डबल एक्सचेंज होता है। तो जिस किसी रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो, जिस किसी में जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, तो ये एक एग्जांपल जो है रिडॉक्स के बाहर के होंगे। लेकिन ये सारे रिएक्शन जो है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन को इंप्लीमेंट करिएगा जब आपको मोल कंसेप्ट में ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। यही क्वेश्चन से बेटा हम क्वेश्चन की बात मोल कंसेप्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन जो है, हो सकता है पूछ दे कि सल्फेट के कितने अमाउंट बनेंगे, हो सकता है कि वाटर का वॉल्यूम कितना जो है निकलेगा, सिल्वर क्लोराइड कितना बनेगा, जिंक सल्फेट कितना बनेगा, जिंक सल्फेट कितना बनेगा, और HCl कितना निकलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जब यूनिडायरेक्शनल होते हैं, तो हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है अप्लाई करना होता है, और इसी को इंप्लीमेंट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो मोल कंसेप्ट का पार्ट होता है। कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होता, जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब जितने हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे, उस पे जो प्रॉब्लम बेस्ड होगा वो बैलेंसिंग से होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से होगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम आगे फिर बात करेंगे आपसे, और वो आगे बात क्या करेंगे वो हम आपके सामने लाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब हम कुछ रिएक्शन फिर और लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए ये रिएक्शन जो है फॉस्फोरस है, और आपके पास OH ग्रुप है। जब आप 11th के 12th का सॉरी 11th का सेकेंड वॉल्यूम आप निकालेंगे रिडॉक्स चैप्टर, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये कई एग्जाम में आया है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। और जितने भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन भी आपके रिडॉक्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा, आप इसे अपने पास मर्ज करके रख लें। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये हालत इसके हो सकते हैं। दूसरा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते किसको हैं, ये हम इसमें हल्का सा आपको बताते चलें कि उस रिएक्शन में कि जिसमें एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी होता है और वही चीज रिड्यूस होता है। तो आप फास्फोरस को देखिएगा, तो फास्फोरस की हालत ऐसी ही है कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ जब आ रहा है तो इसकी हालत -3 हो रही है, और यहाँ देखिए 3 2 जा 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये +2 में है।
तो ये 0 में से +3 और +2 में दोनों में जा रहा है, इसका मतलब घटना बढ़ना दोनों हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, और जब आप कर सकते हैं तो आपके पास ये सिचुएशन रहेगा और आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अमोनिया की सिंथेसिस जो आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसमें जो सिंबल हमने दिया है वो दोनों डायरेक्शन की तरफ है, और ये जब दोनों डायरेक्शन की तरफ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे और कैसे करेंगे ये हमें देखना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है, तो हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अब अमोनिया के केस में देखिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हम लोग हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, जो अक्सर जो है आपको 10th में भी मिला होगा और आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। PCL5 से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसीलिए आपके स्क्रीन पे लिया, इससे हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये PCL5 को हमने जब डिकम्पोज किया तो देखिए ये बन रहा है, और ये आपका पीस, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था, इसमें Cl2 बनेगा, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन आया वो देखिए ये PCl3 और Cl2 को दोनों को जब हम कंबाइन कर दिए तो ये PCl5 बना। ये एसोसिएशन, इसको डिसोसिएशन, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ये N2 है और ये O4 है, इसके डिकम्पोज करने से यहाँ 2 बार जो है NO2 बनेगा, जो हम लोग देखेंगे। ये आपके पास एसिड है और ये अल्कोहल है, दोनों को मिलाने से आप देखेंगे तो ये एस्टर बनेगा और यहाँ से वाटर निकलेगा। इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो ये होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में अगर आपने ये सिंबल दे दिया तो इस सिंबल का एक लफ्जी माने है कि ये इधर के चीज को इधर कन्वर्ट कर रहा है और इधर के चीज को, यानी कि यहाँ के चीज को इधर कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए कंडीशन जो होंगे वो क्या होंगे, अब ये जो डाई आपको दिखाया गया है यही जो है रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल के लिए है। और ये रिवर्सिबल क्या है, तो ये एक स्टेज है, याद रखिएगा ये स्टेज है। इस स्टेज पर इधर की चीज इधर जाती है और इधर की चीज इधर आती है, और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना है। तो यही चीजें हमें कई तरह से मिलेंगी। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो ये बातें आएंगी, और यही जब काइनेटिक्स में आएंगे तो ये अलग बात आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो एक जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है और एक के पास जो आपके पास कंसेप्चुअल ट्रूथ है, इन दोनों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इससे हमें बहुत फायदा होगा। अब ये आपके पास क्वेश्चन रहा जो हम लोग आसानी से नोट कर सकते थे और हम इसको देख सकते थे। अब हमने इसमें शर्त रखी है, कंडीशन रखा है, और वो कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंडीशन हमारे क्या होंगे, जिसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि इस रिएक्शन में जो है ये जो प्रोसीड करेगा ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अब दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो है रिएक्टेंट जो है वो चेंज होके प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट जो है चेंज होके रिएक्टेंट बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप ऐसे पढ़ते कि आर चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू आर, तो ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शन। लेकिन अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसका रेट मान लीजिए आप इसका रेट लिखते हैं, इसका मतलब 1, मतलब, और इसका रेट जो है आप लिखते हैं 2। तो इन्हीं से आप इसे कंपेयर करेंगे। दोनों के
खत्म होने का, पूरा होने का तो चांस ही नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर जहन में रख लें कि इसे हम खत्म कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों के रेट अलग अलग हो सकते हैं। इस रिएक्शन के होने के लिए जो दूसरा शर्त है वो है क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन होगा। जब भी होगा तो ये क्लोज कंटेनर में होगा। आप जैसे देखिए कि अगर आपने किसी कंटेनर में पानी रखा और ये क्लोज नहीं है और आपने इसे गर्म करने की कोशिश की, तो ये पानी जो है पूरा का पूरा एस्केप कर जाएगा, और जब एस्केप कर जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके किचन में कभी कभी सारी चीज जो है उसमें जल जाती है, क्योंकि आदमी जो है भूल जाता है कि हम क्या कर रहे थे और जाके टीवी देखने लगा या मोबाइल में इन्वॉल्व हो गया। ये कॉमन चीज है बेटा, चाय चढ़ाई आपने और बैठ गए कहीं बात करने, चाय आपकी जल जाती है, ये अक्सर होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन चीज है, और जब ओपन है तो एक तरफ से फोर्स लग रहा है और बाहर ये रिलीज होगा। इसलिए इसके होने के लिए जो दूसरा शर्त है वो ये है कि क्लोज कंटेनर का होना लाजमी है, जरूरी है। और कभी भी इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि ये चीजें इंटरचेंज हो रही हैं, तो कंज्यूम नहीं होता है ये, चाहे वो, अब जैसे सपोज करिए अभी आपने इसको जो है रिएक्टेंट कहा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पी में कन्वर्ट हुआ। अब ये पी कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो जो इधर हमने लिखा ये आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट आर भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। अब इसे घबराना नहीं है क्योंकि दोनों चीजें इंटरचेंज हो रही हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। इट कैन नॉट बी कंज्यूम आप लिख सकते हैं, तो रिएक्टेंट्स आर नेबर कंज्यूम। कैन नॉट भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। हमने आपको बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाया है और बताया। दूसरी चीज जो मैं अभी लिखा हूं कि ये जो R1 और R2 है ये वेरी कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि रेट में बी डिफरेंट फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रिएक्शन के लिए अलग हो सकते हैं। और जो दूसरा है ये जो है इक्विलिब्रियम इज अ नेचर, ये एक नेचर है रिएक्शन का, और उस हालात को हम क्या कहते हैं, तो उसी का नाम बेटा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वो स्टेज है। उस स्टेज में एक टाइम होता है जिस टाइम पर दोनों जो है क्वांटिटी बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से भी जानेंगे, जो हम आपको ग्राफ से इंशाल्लाह बताएंगे। तो आपने ये समझ लिया कि रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है कि डायरेक्शन जो है दोनों तरफ जा सकता है, हमेशा ये क्लोज कंटेनर में होगा, रिएक्टेंट्स जो है कभी कंज्यूम नहीं होते, और जो है इनका जो है रेट जो है ये वेरी करता है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों जो है आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, ये एक कंडीशन है कि ये नेचर है और ये पार्टिकुलर एक स्टेज पर ऐसी हालत होती है, हमेशा होना ये लाजमी नहीं है। अब हम आएंगे इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे। तो अब आपको मैंने बताया कि अगर सपोज करिए कि हमसे किसी ने कहा कि ये अगर हमारा रिएक्शन ऐसा है, तो यहां आपको कलर बदलना होगा मुझे। और यहां देखिए, सपोज करिए कि मैंने यहां लिखा कि अगर हमारे पास ये a प्लस बी दो क्वांटिटी है और ये c बना रहा है, तो सबसे पहले इस सिंबल को आपको देखना होगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। अब यूनिडायरेक्शनल है तो हम यहाँ ग्राफ आपको एक नंबर जो प्लॉट करके सिखाएंगे वो आप देखेंगे कि एक नंबर हमारा ग्राफ जो होगा, तो जाहिर सी बात है ये कोई चीज है, तो इस चीज का नाम आप कहते हैं कि ये रिएक्टेंट है, और इधर वाले चीज को आप कहते हैं कि प्रोडक्ट है। तो हमेशा आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो होता है, यानी कि अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें, तो अगर हम रिएक्टेंट को यहाँ लें तो बेटा अभी रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है और प्रोडक्ट हमारा जीरो है। आइए प्रोग्रेस ऑफ अगर टाइम रख लें तो देखिएगा, सपोज करिए कि अगर आपने यहां से इसको उठाना शुरू किया तो आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी जो है हमारी घटनी शुरू होगी, और जब घटनी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि घटते घटते देयर इज अ प्रॉब्लम। तो देखिएगा इस ग्राफ को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को देखना होगा। तो अब हम इसमें यहाँ से इसके अमाउंट को कम करना शुरू करेंगे, तो देखिएगा कम होते होते एक टाइम आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर
इसकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे दिस ग्राफ इज कंसिडर टू बी जीरो, तो ये मान लीजिए इस टाइम पर जब आ रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां जो आपके पास मतलब ये आर है, जिसको हमने आर कहा है, इसका कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जा रहा है। जब जीरो हो गया तो खत्म हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर मास पे बेस्ड है। तो इसको आप कहेंगे कि ये ग्राफ जो है यूनिडायरेक्शनल के लिए है और इसी को हम लोग इरिवर्सिबल का नाम देंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा आई आर और यहाँ लिख दीजिए आर और इस पर लिख दीजिए के एन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आप लिख के इसे काम चला लीजिएगा, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन में जो है इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट डिक्रीज करेगा, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अब यहां हमारे पास इसी ग्राफ को समझने के लिए कि अब अगर हम यहां बात करें तो ये क्या हो सकता है। तो अब इसमें आप दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ समझने के लिए है कि सपोज करिए कि जो रिएक्शन हो रहा है, मैंने यहाँ आपको एक ही बात बताई कि सपोज करिए कि ये आर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखिएगा ये पी में, और P कन्वर्ट हो रहा है फिर से R में। तो इसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बताया कि R चेंज इनटू P एंड P चेंज इनटू R। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है जहां आप डिस्कस करेंगे, R को इधर ले जाएंगे और P के कंसंट्रेशन को इधर कम करेंगे। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है और दोनों जो है एक कंडीशन में पहुंचेंगे जहां आप इसे समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे और ये ग्राफ आपका बनेगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए कि अब इधर आप बढ़िएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, इधर से जब नीचे आएंगे तो रिएक्टेंट होगा। सपोज करिए कि मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूं और इस पॉइंट पर हम दोनों को बराबर कर दें। ये देखिए मैंने इसको ऐसे लाया और लाने के बाद ये हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा रहे हैं कि अब यहाँ से जो है ये दोनों जो है अब बराबरी पर आ जाएंगे। और सपोज करिए इस पॉइंट से हमने इसको लिया और यहाँ से हमने इसको डिक्रीज करने की कोशिश की। ये देखिए अब ये आपके पास ये जो लाइन है, अभी ये जीरो स्टेट है और यहाँ कुछ होगा एक्स वाई जेड जो भी मान लें आप, 10 5 50 जो भी मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपके पास है ये पी के लिए है और ये जो आपके पास है आर के लिए है। तो इसका अमाउंट आप दिखा रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है और इसका अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ। तो जिस हिसाब से ये घटना शुरू हुआ उस हिसाब से बढ़ना शुरू हुआ। अब ये एक ऐसा पॉइंट आया जिसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ आने पर दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर हो जाएगी और जब बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है हमारा हो रहा है। एक ग्राफ तो आपके पास ये हो गया जिसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे और ये आपके पास टाइम प्लॉट है। तो यहाँ यानी कि ये जो है आपके पास कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए कहा जा सकता है। तो मैंने कहा कि दोनों में से कोई बात कर सकते हैं। तो अब आप बोलिए कि हम अगर विद प्रोग्रेस ऑफ द टाइम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए यहाँ से ये यूनिफॉर्म होना शुरू हो गया, ये अब इधर की चीज इधर और इधर की चीज इधर नहीं आ जा रही है। अब दूसरा एक तरीका और क्या हो सकता है कि कभी कभी इसी क्वेश्चन को सपोज करिए कि इस लाइन सेगमेंट को हम कह रहे हैं कि ये बढ़ना शुरू होता है। तो ये तो ऐसा हमारा हो सकता था और हम कहें कि ये घटना शुरू हो सकता था तो ये भी ऐसे हो सकता था। जहां ये दोनों लाइन सेगमेंट देखिए, अब यहाँ की आप बात करें, यहाँ से लगभग ये दोनों के बीच का गैप एक जैसा हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा ये अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको रिवर्सिबल के लिए है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो इसको लिख लीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये भी है, आर के एन कर दीजिए। ये भी ग्राफ किसके लिए है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये भी ग्राफ है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब और कोई ऑप्शन आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। एक हालत ऐसी भी हो सकती है कि इसी ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने ऐसे दिखाया और यहाँ आप इसको फिर दोबारा ऐसे ले लिए और इसको आपने ऐसे दिखाया। तो देखिएगा ये जो डिस्टेंस जहां आपको दिख रहा है, जहां से ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होना शुरू हो गया, तो ये आपके P के लिए लाइन है और ये आपके लिए R का लाइन है।
यहाँ देखेंगे तो ये P के लिए है और ये आपके लिए R के लिए है। यहाँ तो मैं आपको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो इस इंस्टेंट पर यानी कि इस टाइम पीरियड पर जब आप आएंगे तो ये तो कंसंट्रेशन है ही, यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमने आपके सामने रखी, इससे भी आपके क्वेश्चन आसानी के साथ बन सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ अब हम इसमें आगे जब बात करेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन तो मैंने आपको हल्का सा हिंट्स पहले भी दे दिया है। अब यहाँ वन बाय वन हम आपको लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, ये आपको लिख लेना है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। इसमें आप इस शर्त के साथ इसे आप आसानी से कर लेंगे। दूसरी चीज, इसको कहा गया है डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, हम तुम ऐसे बोलते हैं ना, तुम हम, अब हम तुम, अब लोग गाना भी गाते हैं। तो दोनों को जो आप एक रिलेट करते हैं तो वो दोनों में एक ऐसा संबंध है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और वो उसके बगैर नहीं रह सकता। और है कहाँ वो, क्लोज कंटेनर में। तो ये बात भी आपको ख्याल रखना है कि इट अकर्स इन क्लोज कंटेनर, ये भी मसला नहीं है आपके पास। यहां देखिएगा, इट कैन बी अटेन्ड ईदर बाय रिएक्टेंट और बाय प्रोडक्ट, यानी कि ये हालात दोनों के तरफ से जो है लाजमी है, ये दोनों के तरफ से हो सकता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, जनरली गलती कहाँ हो जाती है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ इसमें इनका इस्तेमाल जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों को रिएजेंट कह सकते हैं। रिएजेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि जो अटैक करे, यानी कि ये भी तो बना रहा है इनको और ये भी बना रहा है इसको, तो जिसकी वजह से बदलाव आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे रिएजेंट्स भी हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि रिएजेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो दोनों की तरफ से हो सकता है, इसके तरफ से भी हो सकता है। तो यही लिखा गया बेटा कि रिएजेंट की वजह से ये चीजें हमारी आती हैं। अगला आपके पास है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन और कलर चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे और जवाब आपसे मांगा जाए तो आप दे सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा, दैट इज N2O4। इसको हम लोग अगर डिसोसिएट करें और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर ले तो ये देखिएगा ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो ब्राउन अपीयरेंस इसकी आई, तो ब्राउन कलर, ये देखिए आजकल ये अमेरिकन इंग्लिश ये है, आप लिख सकते हैं, लेकिन जबकि इंडियन इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं COLOUR, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल यही लिया जा रहा है, तो इसीलिए मैंने भी कूलर लिख दिया है। आप इसको कूलर कलर जो पढ़ लें आपके सामने। तो ये बेटा आप मेरे तरफ से लिख लीजिए, ये कलरलेस है और इसका कलर तो मैंने बता ही दिया। तो यानी कि जब ये होना शुरू होगा तो देखिएगा जैसे ये बनना शुरू होगा तो एक तरफ आपका इसका अपीयरेंस जो है ब्राउन होना शुरू होगा, तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो गया। और जब इधर से ये खत्म हो जाए यानी कि कलर डिसअपियर हो जाए तो कहेंगे कि फिर हो जाएगा। तो ये जो है हम दो तरह से इसको देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन में जो बदलाव होगा उसके रिस्पेक्ट में, और जो कलर की चेंजिंग होगी या कलर जो डिसअपियर हो जाए, तो दोनों हालात में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा ये लिखा गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल, दोनों को बराबर मानना है। यानी कि अगर हमसे कोई सवाल करे कि अगर हम एक को R1 लिख रहे हैं और दूसरे को हम R2 लिख रहे हैं, तो इस 6th नंबर स्टेटमेंट के मुताबिक आप लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें और बात क्या लिखी जा सकती है। तो हमने यहाँ लिख दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि पूछा जाएगा कि जितने भी रिएक्शन है, पीपीटी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे जो रिएक्शन है,
वो सारे रिएक्शन कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब इसमें एट, देखिएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट रहेंगे कि अगर इसको आप चेंज कर देंगे तो जो है इक्विलिब्रियम जो है चेंज हो जाता है, जो हम लोग आगे ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इफेक्ट इनका क्या होगा। तो यही इफेक्ट डालने वाले हैं, इनके वैरी करने से रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, जो हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब इसमें दूसरी जो चीज है वो ये है कि कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सेम। यानी कि जो केसी का वैल्यू हम लोग आगे कैलकुलेशन में आएंगे तो देखेंगे कि इनके वजह से कोई बदलाव नहीं आएगी। हाँ, जरूर इफेक्ट डालता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज रिमेन अनचेंज। तो इसलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन अब आगे आता है जो देखेंगे। तो अब रेट लॉ से बात किया जाए, इसको हम लोग अब समझने के वाले प्रॉब्लम पर आएंगे और देखेंगे। सपोज करिए कि आपने फिर से यही बात लिखी, ये मान लीजिए आपने लिखा कि ये ए है और ये चेंज होता है बी में, और ये आपने लिखा बी है चेंज होता है ए में। तो ये रिएक्शन आपका कहलाएगा दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। और इसको आप कहेंगे दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आप लिख लीजिए बी आर और एफ आर। तो ये रिएक्शन है, लेकिन इसको तो हम अभी यूनिडायरेक्शनल कहेंगे, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए कन्वर्ट इनटू बी और बी कन्वर्ट इनटू ए। और जब दोनों चीजें कहा गया है कि दोनों बराबर हो सकती हैं, तो इक्वेशन के मुताबिक और रूल के मुताबिक हम लिखेंगे कि ए बदल जाता है बी में और बी बदल जाता है ए में, और ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होता है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ये किस पर डिपेंड करता है ये देखना है। तो आप जानते हैं कि ये चीजें जो है डिक्रीज होती हैं और ये इंक्रीज होता है। यही जब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसको बनना दिखाएंगे और इसको खत्म होना दिखाएंगे। इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे और इसको हम प्लस रखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब जो भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए अब हमने इस बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे तो वहां हम लिख सकते हैं कि सपोज करो कि तुमने फॉरवर्ड को कंसीडर किया, तो क्या लिखेंगे, तो जो कन्वर्ट हो रहा है वो ही जा रहा है बी में, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब हम लोग इसको हटाते हैं, तो आप मैथ के स्टूडेंट होंगे भी, 9th-10th में पढ़ा भी होगा, तो हम इसके लिए एक कांस्टेंट लाते हैं। तो ये क्या है आपके पास के एफ है, दैट इज फॉरवर्ड के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा आपके पास फिर यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज आपका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, इसी तरह से बैकवर्ड के लिए लिख सकते हैं। और जब बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो यहाँ भी हमने आर भी लिखा है, आर स्टैंड फॉर रेट, बी फॉर बैकवर्ड। और यहाँ जब इसको हम हटाएंगे तो इसके बदले में एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग आर भी लिखेंगे। बी स्टैंड फॉर बैकवर्ड और आर फॉर रेट। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये डिक्रीज होगा, वहां इंक्रीज करता। तो ये दोनों चीजें जो है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बराबर होती हैं। इसलिए हम जब आगे आएंगे तो इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जब बराबर होते हैं तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वो डेटा जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपने ये लिखा कि ये और ये बराबर होता है, क्योंकि ये आप इसकी वैल्यू तो हमारे पास यही आ रही है और इसकी वैल्यू हमारी यही आ रही है, तो इसके जगह पर मैंने इसको लिख दिया और इसके जगह पर हमने इसको लिख दिया। अब जरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आता है कि इसको यहीं छोड़ दें
और इसको आप यहाँ से यहाँ ले आए तो ये चीज यहाँ नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, आर एफ डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू के सी, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को कहते हैं, और हम इसे पढ़ेंगे और इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। अब ये हमारा क्या कहलाता है, इसी के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं, आप लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल व्यू, किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा चीज डिटेल आ गया। अब ये बेस्ड किस पर है, तो ये लॉ ऑफ एक्टिव मास पर बेस्ड है, जिसको जो है ये गुडबर्ग नाम का और वेग नाम का साइंटिस्ट जो है बताए थे। और इन लोगों ने कहा क्या, ये देखना है। एक ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये कोई कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं है, और ये कंसेप्चुअल अप्रोच को ही थ्योरेटिकल में बना के एक नई चीज ला दी गई, और ला के ये बात कहा गया कि यहाँ टेम्परेचर यानी कि एक हालत बताई गई कि टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है। तो जो आपका रिएक्टिंग पार्ट होगा, वो रिएक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के एक्टिव मास के। और एक्टिव मास किसका, तो वो रिएक्टेंट होगा। अब रिएक्टेंट आपका दोनों हो सकता है, उधर की चीज और इधर की चीज, और इनकी जो एस्टेसियोमेट्रिक पावर होंगे, कॉफिशिएंट होंगे, उसको हम लोग इस प्रोडक्ट पर जो भी आप लिखेंगे उसका जो है वो पावर होगा। तो पावर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इतनी ही बात आपके पास है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। अब हम इसको आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि अब हम इस एग्जाम्पल को कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे। एक हम इक्वेशन आपके लिए जरूर लिखेंगे और बाकी चीजें हम दूसरे स्लाइड में आपको डालेंगे, जो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आइए सपोज करिए कि हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा कि हमारे पास ये ए है और ये चेंज होता है इक्विलिब्रियम की हालत में, और यहां हमारे पास बी आता है। अब आपने कहा कि इसके लिए हम लोग पहली बात लिखेंगे कि आर हमारा जो होगा फॉरवर्ड के लिए जो होगा वो होगा, यहां आप लिख सकते हैं दैट इज के एफ एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एक इक्वेशन आप ये बनाएंगे, और यहां जब आप दूसरा लिखेंगे वो आर बी, तो यहां आप लिखिएगा के बी, जो हमने आपको डिटेल अपने पिछले स्लाइड में बताया है। तो यहां आप लिखते कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम यहां छोटी सी बात क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2। अब यहां आप क्या लिखिएगा, जैसा कि आपने कहा था और पढ़ा था कि जो हमारा आर एफ है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड के बराबर होता है। तब हम यहाँ क्या लिख सकते थे, यहाँ सिंपली हम लिख सकते थे जो हमारे पास आर एफ है वो किसके बराबर है, आर बी के बराबर है। तो वही बात फिर से आपको लिखनी है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते थे, ये देखिए हम यहाँ लिख सकते थे, ये लिख सकते थे कंसंट्रेशन। यहां देखिए आप लिखते दैट इज के एफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर दैट इज के बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और करके आप जब यहां लिखने की कोशिश करते तो यहां लिख सकते थे के एफ डिवाइडेड बाई दैट इज के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। और यहां सपोज करिए सिंस के एफ डिवाइडेड बाई के बी अगर हम लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं दैट इज के सी। आर भी लिख सकते हैं आप, तो सपोज करिए अब आर लिखते या के सी लिख लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए इसी का इस्तेमाल करना है, के फॉर कांस्टेंट और ये सी फॉर कंसंट्रेशन है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते थे Kc is equal to concentration of B divided by concentration of A। तो यानी कि ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन के लिए ये हो गया। तो दिस इज B is the active mass and A is the active mass of reactant and product। तो इस तरह से आपके पास ये चीजें डिफाइंड हो सकती थी और आप आसानी से कर सकते थे।
आइए, एक हमारा केस हो गया। अब हम यहाँ दूसरा केस आपको फिर से बताते हैं, उसे देखिएगा। अब दूसरे केस में सपोज करिए आपने यहाँ लिखा ए, अब प्लस यहाँ लिखा बी, और यहाँ आप बताने चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ जो है सी बन रहा है। अब यहां भी वही बात है, ये आपके लिए फॉरवर्ड और ये आपके लिए बैकवर्ड। तो अब आप क्या करते, डायरेक्ट की बात करते, तो अब डायरेक्ट क्या होता, के सी इज इक्वल टू, आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो आपके पास है इसका कंसंट्रेशन हमेशा जो है ऊपर लिखना है, और ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है इसको जो है हमेशा नीचे लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, हम इसके बाद वाले क्लास में आपको दूसरी चीज बताएंगे। तो इस तरह से इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सपोज करिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये PCl3 है अब प्लस ये Cl2 है। देखिएगा जो भी मार्केट की किताबें मौजूद हैं वहां ये क्वेश्चन आपको मिलता नजर आएगा। पूछा जाता है कि इसके लिए तुम केसी क्या लिखोगे, तो बेटा केसी लिखने का तरीका तुम्हारे पास आ गया कि ये जो है राइट साइड में है, तो राइट साइड वाले को हम ऊपर लाके लिख देंगे, तो ये हमारा PCl5 हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे आप तो कंसंट्रेशन ऑफ ये आपका PCl3 होगा, और ये आपके पास सॉरी ये आपका Cl2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यानी कि दो बन गया इक्वेशन। सपोज करिए ये क्वेश्चन अब ऐसे रहा, तो हम एक एग्जाम्पल, अब तीसरा एग्जाम्पल जो लेने चल रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब हम क्या लिखने चल रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा सी बन रहा है और ये हमारा डी बन रहा है। अब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये दो बार आएंगे और ये भी दो हमारे रिएक्टेंट हैं, जिस तरह से ये आया है। तब आपसे कोई सवाल करता तो डायरेक्ट आंसर आपके पास है बेटा, दैट इज के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन सकता था और आप बना सकते थे। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हुए। अब हम एक बस लास्ट आपको बता के अलविदा हो जाएंगे और इसी से हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल मैं दूसरा स्लाइड जो आपसे डिस्कस करूंगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा। आइए, तो ये हम अब तीसरे केस की बात करने चल रहे हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ x ले लिया a के लिए और प्लस y ले लिया b के लिए, और मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं जब जो है m मोल ऑफ c बनता है और n मोल ऑफ d बनता है। इसी को हम लोग कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा x कॉफिशिएंट ऑफ a, y कॉफिशिएंट ऑफ b, m कॉफिशिएंट ऑफ c एंड n कॉफिशिएंट ऑफ d। इसका मतलब ये सारी चीजें आपको दी रही रहेंगी और आपको यहाँ प्रॉब्लम को बनाना होगा। दूसरी बात जरूर जहन में रख लीजिए कि यहाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी आप इसमें बैलेंस करने की कोशिश ना करेंगे। जो डेटा दिया रहेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में बैलेंस किए बगैर हमें क्वेश्चन को बनाना है। जो दिया है डेटा उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिस्कस करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आएगी। तो जो मैंने पहला जो हमारा स्लाइड था 5th या 6th नंबर, वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉफिशिएंट दिए रहेंगे इस कॉफिशिएंट को हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे, और जब पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो अब इक्वेशन आपका क्या बनेगा ये आप बता सकते हैं। तो ये सिंपली पहले एक बार लिख लीजिए, इसके लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दैट इज के एफ। कंसंट्रेशन तो आपके पास ए का ही आएगा, इस पर पावर जो होगा वो एक्स हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये आप बी लिख देंगे, इस पर पावर वाई हो जाएगा। आप इसको 1 मान लीजिए। उसी तरह से ये बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो यहाँ आपके पास ये के बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास सी है, इस पर पावर एम हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए
ये d है, तो इस पर पावर n हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हुआ आपका, मान लीजिए 2 हुआ। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी लिखा है इसी स्लाइड में कि kf डिवाइडेड बाई, अगर हम kv कर दें तो इसको हम लोग kc लिख सकते हैं, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट अब लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप जवाब दे सकते हैं और जवाब देने के लायक हैं भी आप। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर m, यहाँ डिवाइड कर क्या करेंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई जब लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, और यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज B एंड टू द पावर y लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगा। अब जरा गौर करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करके मैं आपको कहानी को पूरी करके फिर मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा आपको कि हम लोग इसमें और क्या लिख सकते हैं। सपोज करिए ये हमारा N2O4 है, अब ये टूटता है और टूटने के बाद 2 टाइम्स ऑफ NO2 बनता है, जो अभी हमने एक स्लाइड में लिखा। तो इसके लिए आपसे कोई सवाल पूछ दे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू, तो Kc क्या होगा, ये देखिए ये कंसंट्रेशन तो आपको लिखना ही होगा, और इसके पीछे एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, उसको पावर कर देंगे, और नीचे यहाँ देखिए कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको नॉर्मली N2O4 लिख सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अब आपसे कोई पूछे अमोनिया के लिए, देखिए ये N2 है, अब प्लस आप क्या देखे थे 3 टाइम्स H2 लेते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बनता है 2 टाइम्स ऑफ NH3 बनता है। इसलिए अब आपसे कोई सवाल पूछे इसके लिए Kc बताओ, तब आप Kc कैसे लिखेंगे, अब आपके हाथ में जवाब है। तो अमोनिया जो है राइट साइड में है, तो मैंने क्या कहा था, इसके कंसंट्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए, और जो कॉफिशिएंट है उसको पावर बना दीजिए। इस भाई साहब के लिए क्या होगा, इनके पीछे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो ये यही रहेंगे, और इसके पीछे जब आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ आपके पास जो है H2 है और यहाँ आपके पास N3 है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो हम लोग कल देखेंगे इक्विलिब्रियम के दूसरे सराय, जिसमें फिजिकल स्टेट को लेंगे और उस फिजिकल स्टेट के करने के बाद उससे इक्वेशन क्या लिखेंगे, फिर आगे जो चीज भी आती जाएंगी हम लोग सिंपल करते जाएंगे। और एक सेशन हमारा प्रॉब्लम का होगा और दूसरा सेशन हमारा जो होगा लेक्चर का होगा। ये अब ऐसा ही सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ओके, बाय बाय।